रमेशपुरम नाम का एक गांव था जहां विद्या देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। विद्या देवी के परिवार में उसकी केवल 2 बेटियां ही थी। उनकी दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल झगड़ा करके छोड़ कर आई थी। तुम दोनों को कोई शर्म या लाज है? इतने दिनों से यहाँ ठहरी हुई हो, कब जाओगी अपने ससुराल? क्या माँ, आप भी ना शुरू हो गई? क्या करेंगे हम अपने ससुराल जाकर? वहाँ हमसे सब काम ही करवाते रहते हैं। ससुराल जाकर यही करना होता है ताकि घर में सुख और शांति रह सके। अरे यार, ये तो फिर से शुरू हो गई। चलो, मैं बाहर जाना चाहिए। जैसे ही दोनों बेटियां बाहर गईं, उनके घर गांव के सरपंच और जमींदार आए। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटियों में? रोज रोज का झगड़ा। जब ससुराल में थी तब तो था ही, और अब यहाँ भी है। चलो अब चुप भी हो जाओ। काकी से कह देना कि मैं और गांव के जमींदार मिलकर पूरे गांव को दावत दे रहे हैं। अरे वाह, लेकिन किस खुशी में? लगता है तुमने खबर नहीं सुनी। हम सारे गांव वालों को दावत हमारे नए व्यापार की खुशी में दे रहे हैं। जमींदार और बेटियां बात कर ही रही थी कि वहाँ पर विद्या देवी आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं दावत दोगे? इतने सारे पैसे जो ठगे हैं, गरीबों का खून चूस चूस कर। ये बुढ़िया अब भी टांग अड़ाना नहीं भूली। मैं और मेरा परिवार तुम्हारे घर दावत पर बिल्कुल नहीं आने वाले। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, बस, और उतना ही तुम्हें सुनना होगा। इतना कहकर विद्या देवी और उसकी बेटियां घर के अंदर चली गई। सरपंच और जमींदार को ये बात रास नहीं आई और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, देखा तुमने कैसे इतरा रही थी बुढ़िया? अबे जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। सरपंच और जमींदार ने बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें सिर्फ विद्या देवी का परिवार ही नहीं गया। आपने सुना नहीं? सारा गांव उस दावत में गया है और हम हैं कि यहाँ घर पर बैठकर चावल दाल खा रहे हैं। पता नहीं क्या लगा रखा है, न जाने कितनों से दुश्मनी ले ली है। सोचो ना पायल, सब वहाँ गर्मा गर्म जलेबी, पनीर, डोसा, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। कोमल और पायल अपनी माँ की बात ना मानकर चुपचाप सरपंच और जमींदार की दावत खाने चली गई। अगले दिन जैसे ही विद्या देवी बाजार की तरफ गईं, वहाँ उन्होंने देखा कि सरपंच और जमींदार बातें कर रहे हैं। देखा जमींदार, मैंने तुमसे कहा था ना कि गांव में अगर हम दावत करवा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब तक तो सारे गांव वाले गहरी नींद में सो चुके होंगे, लेकिन तुम भूल रहे हो, उस बुढ़िया और उसके परिवार ने खाना नहीं खाया है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका भी इलाज मेरे पास है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाकर अभी पता लगाऊंगी। इतना कहकर सरपंच वहाँ से अपने घर चला जाता है और विद्या देवी भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। और जैसे ही विद्या देवी सरपंच के घर पहुँचती हैं, वहाँ वो देखकर हैरान रह जाती हैं। सरपंच के घर पर एक बड़ा सा जिन रहता है जो रसोई में खाना बना रहा होता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो एक जिन है, लेकिन ये इनके चंगुल में कैसे आया? विद्या देवी सारा माजरा समझ गई थी। सरपंच के सोने के बाद वो उसके कमरे में चुपके से घुसी और रसोई में चली गई। और जैसे ही उस मायावी जिन ने विद्या देवी को देखा, वो डर कर छिपने ही वाला था, तब तक विद्या देवी ने कहा, चीखना मत, मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए आई हूँ। तुम इस रसोई घर में क्या कर रहे हो? मैं एक मायावी जिन हूँ। मुझे इन दोनों सरपंच और जमींदार ने कैद करके रखा है और मुझसे अपना सारा काम करवा रहे हैं। उस दिन दावत में भी मैंने ही खाना बनाया था, यहाँ तक कि राशन और सारी व्यवस्था भी मैंने ही की थी। लेकिन तुम इस दशा में आए कैसे? तब जिन ने अपनी सारी बातें बताई। मैं सालों से एक बोतल में बंद समुद्र में भटक रहा था। वो बोतल सरपंच को नदी किनारे मिली और उसने मुझे वहाँ से मुक्त कर दिया। अब मुझे इनकी बातें माननी होंगी, इसीलिए मैं यहाँ कैद हूँ। लेकिन तुम्हारे बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। मेरे बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है। उस समुद्र में मेरे साथी जिन भी हैं। अगर तुम वहाँ जाकर उन्हें बोतल से मुक्त कर दो तो मैं उनकी मदद से यहाँ से छूट जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
विद्या देवी तुरंत ही उस समुद्र के पास गई। पूरी रात उन्होंने वहां पर जिन की बोतल ढूंढी। कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्हें समुद्र की रेत में दबा हुआ एक बोतल दिखाई दिया। मैं ये बोतल खोल देती हूँ। विद्या देवी ने एक और बोतल जिन की खोल दी। उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला और कहने लगा, जय हो गंगा मैया की, कैसन बा? तुम भोजपुरी क्यों बोल रहे हो? वो का है ना, मैं कई सालों तक उत्तरी इलाकों में था, अब जाकर यहाँ आया हूँ। ये समय बर्बाद करने का नहीं है। तुम्हारा एक साथी हमारे गांव के सरपंच और जमींदार के पास कैद है और उनका रसोइया बन गया है। विद्या देवी ने सारी बातें उस जिन को बताई। तब जिन ने कहा, हम कई सारे जिनों में गुड्डू ही बेवकूफ था, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया करता था। हाँ, तुमसे सही कहा। वही रसोइया बनकर बैठा है अब। विद्या देवी उस जिन को लेकर अपने गांव रमेशपुरम पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। जमींदार और सरपंच की दावत की वजह से सारे गांव वाले बेहोश पड़े हैं। यहाँ तक कि विद्या देवी की दोनों बेटियां वहां बेहोश पड़ी थी। मेरी बच्चियां भी बेहोश है, इसका मतलब इन दोनों ने मेरी ना सुनकर दावत खाई ही। विद्या देवी अपने जिन को लेकर सरपंच और जमींदार के पास पहुंच गई और कहने लगी, तुम्हारा सारा षड्यंत्र अब खराब होगा। सरपंच और जमींदार ने विद्या देवी को जिन के साथ देखा तो वो हैरान रह गए। तुम्हारे पास ये जिन कहाँ से आया? और ये हमारा वाला तो नहीं है? अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरा जिन तुम दोनों को मेरे आदेश से चकनाचूर कर देगा। अच्छा, और हमारा जिन क्या हमने सिर्फ रसोई के लिए रखा है? मेरा हुक्म सुनो गुड्डू जिन। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी क्या मदद करूं? इस बुढ़िया और उसके जिन को यहाँ से भगा दो। जैसे ही विद्या देवी ने जमींदार का आदेश सुना, उसने अपने जिन से कहा, जिन, मुझे गुड्डू जिन का बोतल लाकर दे दो। विद्या देवी के अच्छे जिन ने सरपंच के घर से वो बोतल बिजली की रफ्तार से लाकर दे दी। तुम इस बोतल का क्या करोगी? दो, ये मुझे दो। सरपंच और विद्या देवी उस बोतल के लिए आपस में छीना झपटी करने लगे। उनकी छीना झपटी चल ही रही थी कि गुड्डू जिन की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। नहीं, तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? जिन, तुम एक काम करो, इस बोतल को दोबारा ठीक कर दो। तब गुड्डू जिन ने कहा, मैं अब तुम्हारी कोई आदेश नहीं मान सकता। मैं अब मुक्त हूँ। मेरे कैद रहने की बोतल जमीन पर गिरकर टूट चुकी है। अब मैं विद्या देवी का गुलाम हूँ। लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, इन सरपंच और जमींदार को सबक सिखाना। इन दोनों को एक ऐसे जगह में छोड़कर आओ जहाँ उम्र भर बस ये दोनों खाना ही बनाते रहे। जो आपका हुक्म मेरे आका। विद्या देवी के आदेश के बाद उन दोनों जिन ने सरपंच और जमींदार को एक घने से जंगल में छोड़ दिया, जहाँ ना तो खाने की सुविधा थी और ना ही कुछ और। उस जंगल में सिर्फ जानवर ही घूम रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कैसे गुजारा करूँगा? अच्छा खासा घर पर रहकर मैं लोगों से ब्याज वसूला करता था। तुम्हारे संगत में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। हे भगवान! धन्यवाद काकी आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर आप नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। और हमारा शुक्रिया ना करोगे का बुड़बक? सबसे पहले गांव वालों को होश में ले आओ और उन्हें दावत दो। जरा हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। लेकिन हाँ, इस बार बेहोशी की दवा मत मिलाना। ये भी कोई कहने की बात है। दोनों जिन ने मिलकर पूरे गांव के लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए और एक बड़ा सा मंडप सजाकर उस पकवान को सजाकर रख दिया। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि ये बात ज्यादा लोगों को पता चले। जैसा तुम चाहो, लेकिन हाँ, हम और हमारे जैसे गरीबों की मदद करते रहना। विद्या देवी की बात सुनकर दोनों जिन समुद्र में वापस लौट गए और जैसे ही सब होश में आए, सब दावत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। माँ, ये दावत आपकी तरफ से? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम हमसे इतना प्यार करती हो।
सारे रमेशपुरम वासियों ने बड़े चाव से दावत खाई। सारे पकवान इतने अच्छे बने थे कि सब विद्या देवी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती, फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे। बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। 1 महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा,
तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें काटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। माधुरी गांव में सोया चाप बेचती थी। वो सुबह जल्दी उठकर सोया चाप तैयार करती और निकल पड़ती। सोया चाप ले लो, बढ़िया स्वादिष्ट प्रोटीन से भरी चटपटी सोया चाप। अजी सुनिए, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। सोया चाप वाली माधुरी आई हुई है, उसी से चाप खरीद लीजिए और खेत पर ले जाइए। तुम्हारा कभी खाना बनाने का मन होता है? इससे अच्छा तो मैं सोया चाप वाली माधुरी से ही शादी कर लेता। अब जाओ चाप ले आओ। सुनो माधुरी बहन, 20 रुपए की चाप दे दो। बहन जी, 20 रुपए की चाप से आपका और आपके पति का पेट कैसे भरेगा? दोनों कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। अरे कम से कम 50 की चाप तो खरीदो, ये प्रोटीन से भरपूर होती है। प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। माधुरी अपने मधुर स्वभाव और मीठी बोली से लोगों के दिल जीत लेती थी। अरे ओ काकी, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? हाँ हाँ बिटिया, रामपुर से दवा लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा आराम है। सोया चाप खाओ काकी, प्रोटीन से भरपूर होती है, ताकत देती है। ठीक है बेटी, अब 20 की दे दो। अरे ओ शकरपुर वाली मौसी, तुम्हारी लड़की को क्या हुआ? वो पेट से थी ना? लड़का हुआ है। अरे वाह मौसी, मिठाई खिलाओ इसी बात पे। चल घर चल, फिर मैं तुझे मिठाई खिलाती हूँ। माधुरी शकरपुर वाली मौसी के घर जाती है। मिठाई तो खाती ही है, साथ में चाप भी बेच आती है। इस तरह माधुरी सोया चाप बेचकर अच्छी कमाई कर लेती थी। माधुरी के घर पर उसका बीमार पति और उसकी बेटी थी। आ गई माँ, पिताजी को आज फिर बहुत खांसी आ रही है। अरे उन्हें तो खांसी आती ही रहती है। मेरे फूटे भाग्य थे, तेरे पिताजी से मेरी शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि इन्हें इतनी सारी बीमारियां हैं। अगर शादी से पहले ही बता देते तो मैं इनसे शादी ही ना करती। माँ, मेरे लिए 500 दे दो, मैं नया सूट सलवार खरीद लाऊंगी। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने नया सूट खरीदा था, अब फिर से एक नया सूट। मैं ये पैसे तेरी शादी के लिए बचा कर रख रही हूँ और तू है कि दिन पर दिन सूट मांगे जा रही है। सारे पैसे कपड़े में ही उड़ा देगी तो मैं लड़के वाले को दहेज में क्या दूंगी? मुझे परवाह नहीं है दहेज वहेज की, सूट के पैसे दे दो वरना घर छोड़कर चली जाऊंगी। मजबूरी में माधुरी को अपनी बेटी को पैसे देने ही पड़े। काश किसी तरह मैं जल्दी से अमीर हो पाती। गांव में ढाकन नाम का एक सपेरा रहता था। एक दिन जब माधुरी सोया चाप बेचते हुए ढाकन के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि ढाकन एक सांप के आगे बीन बजा रहा है और सांप सोने के मोती उगल रहा है। माधुरी ने सोचा कि अगर वो सांप उसे मिल जाए तो वो एक झटके में अमीर हो जाएगी। माधुरी ढाकन के घर के अंदर गई। और ढाकन भैया, क्या हाल चाल है? पत्नी बच्चे सब सही से तो है ना? हाँ माधुरी बहन, सब अच्छे। तुम्हें ये सांप कहाँ से मिला जो सोने की मोती दे रहा है? अरे माधुरी बहन, क्या हुआ?
अभी कुछ महीनों पहले की बात है। लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं शहर जाकर सांप का खेल नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे परिवार को भूख से मरने की नौबत आ गई। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। वहां मुझे एक सांप पड़ा हुआ दिखा। सांप घायल था, शायद उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया था। मैंने सांप की मरहम पट्टी की और उसे दूध पिलाया। बाद में पता चला कि ये कोई साधारण सांप नहीं है। इसके आगे बीन बजाओ तो ये सोने के मोती देता है। सब भगवान की कृपा है। अगर ये सांप उस दिन ना मिलता तो पता नहीं मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। माधुरी वो सांप हासिल करने की तरकीबें सोचने लगी। वो सांपों का व्यापार करने वाले एक आदमी के पास गई। उसने ढाकन के सांप जैसा एक साधारण सांप खरीद लिया। साधारण सांप को उसने अपनी सोया चाप वाली मटकी में रख लिया और सोया चाप बेचने के बहाने एक दिन फिर ढाकन के घर पहुंची। ढाकन भैया, आज मैंने बहुत विशेष सोया चाप बनाया है। गांव में सभी लोगों ने इसका स्वाद चखा है। थोड़ी सी बची है, आप भी ले लो। अच्छा, विशेष चाप बनाई है तो मैं भी जरूर खाऊंगा। जरा मैं अंदर से बर्तन ले आऊं। ढाकन जब अंदर बर्तन लेने चला गया, उतनी ही देर में माधुरी ने सोने के मोती देने वाले सांप को अपनी मटकी में रख लिया और उसकी जगह साधारण सांप ढाकन के घर छोड़ दिया। लो माधुरी, चाप को इस थाली में रख दो। अरे माधुरी बहन, पैसे तो लेती जाओ। पैसे की क्या बात है ढाकन भैया, वो तो मैं कभी भी ले लूंगी। माधुरी को सोने की मोती पाने की जल्दी थी। वो जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने मटकी से सांप बाहर निकाला और सांप के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। हे सांप देवता, अब जल्दी से सोने की मोती दे दो। सांप ने अपने मुंह से मोती की जगह एक तेज फुंकार मारकर ढेर सारी आग निकली। अरे रे, मर गई रे। अरे, जला डाला मुझे इस सांप ने, बचाओ कोई। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, लेकिन तुमने लालच में मेरा इस्तेमाल करना चाहा, इसीलिए मैंने तुम्हारा चेहरा जला दिया। सांप देवता, कृपया मेरा चेहरा ठीक कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मैं इस तरह जले हुए चेहरे के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैं अब जिंदगी में कभी लालच और चोरी नहीं करूंगी। ठीक है, पहले मुझे ढाकन के घर छोड़ कर आओ। माधुरी ढाकन का सांप वापस दे आती है। तब जाकर सांप उसका चेहरा ठीक कर देता है।